साल था 452 एडी और रोमन एम्पायर तबाह होने वाला था। हंस इटली पर हमला कर देते हैं। इटली के कई शहर तबाह हो गए थे, जिसने लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। वो लोग झीलों से होते हुए इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर चले जाते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इनकी जिंदगी बचा ली थी। तमाम मुश्किलात के बावजूद इन थोड़े से लोगों ने आगे जाकर एक ऐसा इंजीनियरिंग मास्टरपीस बना दिया जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। वेनिस। ना ही रोड्स थी, ना ही जमीन थी और ना ही साफ पानी। इसके बावजूद भी वेनिशियंस ने इस दलदली जमीन पर सबसे ताकतवर और अमीर शहर बना दिया था अपने टाइम का। इसके जबरदस्त नक्शे और ब्रिजेस ने सैकड़ों आइलैंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस पूरे सिटी को जड़ से उखाड़ कर देखते हैं कि इस दलदली जमीन पर यह शहर बना कैसे। जब इस दलदली आइलैंड पर पहली सेटलमेंट आई थी, वो थी एटलस और उसकी फैमिली। इनके पास घर बनाने के लिए सबसे वर्स्ट सरफेस थी। इन आइलैंड्स पर घर बनाना तो दूर की बात है, इस पे सही से खड़ा होना ही मुश्किल था। इस पे खड़ा होने से ही जमीन धंस जाती थी। अब ये लोग वापस भी नहीं जा सकते थे, अगर वापस गए तो मारे जाएंगे। तो एटलस ने सोचा कि जो करना है यही करना है। सबसे पहले तो एक स्टेबल फाउंडेशन चाहिए। तो पास का ही एक जंगल देखकर एटलस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हम एक एक करके लकड़ियां जमीन में गाड़ें तो इससे स्टेबल फाउंडेशन बन जाएगी। पास के फॉरेस्ट से वो लकड़ियां लाता है और उनको जमीन में 5 मीटर तक गाड़ देता है, जब तक ये मट्टी की सख्त लेयर तक नहीं पहुंच जाती। लकड़ियों को करीब करीब इसलिए गाड़ा गया कि पास की मट्टी कंप्रेस हो, उसमें से पानी निकले, जिसकी वजह से ग्राउंड स्ट्रांग हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि लकड़ियां जमीन में खराब हो गई या बैक्टीरिया उनको खा जाए। तो लकड़ियां खराब होती हैं हवा की मौजूदगी में। ये लकड़ियां जमीन के अंदर धसी हुई थी, वहां पर तो हवा पहुंच नहीं सकती थी, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक खराब नहीं हो सकती थी। ये बड़ी ही जीनियस अप्रोच थी एटलस की तरफ से। हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी ये लकड़ियां खराब नहीं हुई पूरे शहर में। जब ये लकड़ियां जमीन में धस गई तो इनको ऊपर से काट कर ये लोग पहले उसको लेवल करते थे। इसके बाद इनके ऊपर लकड़ियों के फट्टे रखते थे ताकि वजन को इक्वली हर तरफ डिवाइड कर सकें। इसके बाद ये पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को इनके ऊपर रखते थे फाउंडेशन को पानी से ऊपर उठाने के लिए। इन पत्थरों की लेयर्स की हाइट को पानी की हाइट देखकर रखा जाता था। स्टेबल फाउंडेशन तो आ गई वेनिशियंस के पास, तो अब ये अपने घर बना सकते थे। शुरू में तो ये लोग अपने घर लकड़ियों से बनाया करते थे, लेकिन फिर उन घरों में आग लगना शुरू हो गई थी। इसके बाद ये लोग ईंटों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईंटों का घर बनाने के लिए इनको 2 बातों का ख्याल रखना था। पहला कि बिल्डिंग का वजन ज्यादा ना हो, तो ये लोग उस टाइम रूल बना देते हैं कि 3 स्टोरी से ज्यादा ऊंचे स्ट्रक्चर नहीं बनाने। दूसरा ये कि वहाँ का ग्राउंड स्टेबल नहीं है, दलदली जमीन है तो स्ट्रक्चर नीचे झुक भी सकता है। यहाँ अर्थक्वेक आ गया और अगर बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई हो वो सख्त होगी और आसानी से गिर जाएगी, इसलिए सीमेंट से बिल्डिंग नहीं बनानी। तो घर बनाने के लिए इन्होंने लाइम मोटार का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से दीवार में लचक आ जाती है, तो अगर नीचे की जमीन हिलेगी भी तो पूरी बिल्डिंग में लचक होगी और वो गिरेगी नहीं। ये पूरी बिल्डिंग अनस्टेबल फाउंडेशन होने के बावजूद भी किसी भी हाल में टिक सकती थी। इसी तरह इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए थे। ये तमाम आइलैंड्स एक दूसरे के अंदर फैलना शुरू हो गए थे। एस्टीमेट के मुताबिक 1 करोड़ लकड़ियां पूरे वीनस की फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि एक पूरा फॉरेस्ट ही वीनस के नीचे घुसा हुआ है। शुरू में तो इन आइलैंड को आपस में ट्रेवल करने के लिए लोग बोट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स बनते गए ये आइलैंड्स भी फैलते गए। इनमें डिस्टेंस इतना रह गया था कि बस एक ब्रिज की ही कमी रह गई थी। हैरानी के तौर पर वीनस की पूरी हिस्ट्री में पहले 500 साल तक कोई ब्रिज भी नहीं बना था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और बिजनेसेस एक्सपेंड होते गए तो इन आइलैंड्स को एक प्रॉपर शहर बनाने के लिए ब्रिज की जरूरत पड़ने लगी। पहले कुछ इस तरह के फ्लोटिंग ब्रिज बनाए गए जो 2 बड़े आइलैंड्स को आपस में जोड़ते थे, लेकिन लोगों के ज्यादा वजन की वजह से ये ब्रिज टूट गया था। इसके बाद इस ब्रिज को एक बड़े वुडन ब्रिज से रिप्लेस किया गया। ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर से एक शिप आराम से गुजर सकती थी, लेकिन ये ब्रिज जलकर खत्म हो जाता है। तो वेनिशियंस इस ब्रिज को दोबारा बनाते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये ब्रिज टूटकर गिर जाता है। इसके बाद इन्होंने ब्रिज को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया और इन्होंने एक ऐसा ब्रिज बना दिया जो पूरे इटली की अट्रैक्शन बन गया, द रियाल्टो ब्रिज। इस पूरे ब्रिज को तोड़कर देखते हैं कि इसको बनाया कैसे। ये एक इंजीनियरिंग वंडर है। 10,000 टन का ब्रिज 12,000 लकड़ियों की पाइल्स पर टिका हुआ है। इन पाइल्स के ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक रखे गए और फिर उसके ऊपर दोनों तरफ पत्थर रखे जाते हैं। ऊपर 29 मीटर ब्रिज को लाइमस्टोन के ब्लॉक से बनाया गया है। इस ब्रिज के अंदर पानी और
और गैस की सप्लाई के लिए पाइप्स भी जा रहे हैं। ये पूरे वीनस का सबसे चौड़ा ब्रिज है और मजे की बात यह है कि इस ब्रिज के 2 रोज पर मार्केट बनी हुई है। दोनों तरफ आपको शॉप्स नजर आएंगी। अपने दौर का ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। इसके बाद तो वीनस में हर जगह रोड्स की जगह ये स्टोन ब्रिज बनना शुरू हो गए थे, इन छोटे छोटे आइलैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए। पूरे सिटी में कैनाल्स थी तो कार्गो शिप्स की मदद से सामान आराम से पूरे शहर में ट्रांसफर हो जाता था, जिसकी वजह से रश तो वीनस में बिल्कुल भी नहीं होता था। 16th सेंचुरी में वीनस पूरे यूरोप में सबसे पावरफुल और अमीर तरीन शहर बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस भी बढ़ता गया, इसके साथ ही वीनस की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और यहाँ पर साफ पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वेनस पानी से तो घिरा हुआ था, लेकिन ये सारा नमकीन पानी था और नमकीन पानी इंसानों के पीने के लिए सही नहीं होता। वीनस में पीने के लिए पानी मेनलैंड से आता था, लेकिन 1,70,000 की पॉपुलेशन को ताजा पानी देने के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों को इतना सारा पानी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था, तो वीनस के इंजीनियर्स को कुछ अलग सोचना था। वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं। ये लोग हर चौक में एक बहुत बड़ा घड़ा खोदते हैं और उसमें एक पानी का कुआं बनाते हैं। उस कुएं के इर्द गिर्द पत्थर और मट्टी डाल देते हैं। फिर ये लोग इस एरिया को टाइल से कवर कर देते हैं। हर कोने में इन्होंने जालियां लगा दी कि बारिश का पानी इनमें से होते हुए पत्थर और मट्टी से फिल्टर होकर सीधा कुएं में चला जाए। इन्होंने हर बिल्डिंग की छत पर बारिश का पानी ड्रेन करने के लिए गटर भी बनाए हुए थे, जिसकी मदद से मजीद बारिश का पानी कलेक्ट हो सकता था। पूरे वीनस में 600 से भी ज्यादा पानी के कुएं इस तरीके से बन गए और यहाँ से वेनिशियंस के लिए पीने के पानी का मसला भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और बाकी रह गया था, वो था वेस्ट। ज्यादातर गंद लोग सीधा नहरों में फेंकते थे, लेकिन जो लोग नहरों से दूर रहते थे तो सारा गंद, यूरिन, पोप और वेस्ट स्ट्रीट्स में ही पाया जाता था। इसकी वजह से स्ट्रीट्स बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती थी। तो 16th सेंचुरी में वेनिशियंस ने अंडरग्राउंड टनल का एक नेटवर्क बना दिया, जो हर बिल्डिंग का वेस्ट इकट्ठा करके कैनाल में बहा देता था। लिक्विड वेस्ट तो सीधा नहरों में गिर जाता था। जब लहरें ऊपर नीचे होती थी तो सॉलिड वेस्ट भी वहां से निकलकर कैनाल में चला जाता था। अब आप ये सोचेंगे कि कैनाल्स भी तो गंदी हो जाती होंगी ना? इसका जवाब है नहीं। हर रोज समंदर की लहरें वीनस में एंटर होती हैं और बाहर जाती हैं। इसी की मदद से वीनस के कैनाल्स गंदा पानी फ्लश होकर समंदर में चला जाता है और वीनस की कैनाल्स का पानी साफ सुथरा रहता है। वीनस सिटी एक एंशिएंट कंस्ट्रक्शन का मास्टरपीस है और तकरीबन तमाम शहर की चीजें, कैनाल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग अभी भी वैसे ही हैं जैसे उनको पहली बार बनाया गया था। और ये पूरा सिटी अंडरग्राउंड फॉरेस्ट के ऊपर हजारों साल से भी ज्यादा अरसे से टिका हुआ है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की बात हो तो तुर्की को कैसे भूल सकते हैं? तुर्की के अंडरग्राउंड सिटीज का आई एम श्योर आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अंडरग्राउंड सिटी का नाम सुनकर आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि बस 8-10 सुरंगें ही होंगी जिसमें लोग छुप कर रहते होंगे, लेकिन आपका दिमाग खुलने वाला है और आपको यकीन भी नहीं आएगा। वीनस सिटी का साइज है 414 स्क्वायर किलोमीटर और तुर्की के अंडरग्राउंड सिटीज का साइज है 5000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वीनस से 12 गुना ज्यादा बड़े हैं ये अंडरग्राउंड सिटी। यकीन नहीं आ रहा तो इससे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर तुर्की के इन अंडरग्राउंड सिटीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।